हेलो बच्चों, हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और उसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो आज हम करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों आया था, कौन थे फ्रेडरिक सेरियो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और जो आपको स्क्रीन में जो इमेज दिख रही होगी और इसी इमेज से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 1948 में फ्रेडरिक सोरियो का चित्र, ठीक है, इमेज के अंदर हमें लिखा भी है, देखो ये लिखा, ठीक है। आगे फ्रेडरिक सेरियो कौन थे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ठीक है, जिसमें टोटल कितने चित्र थे? 4, ठीक है। इन चित्रों में उसने एक आदर्श दुनिया यानी कि यूटोपिया की कल्पना की। आदर्श दुनिया यानी कि वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, ठीक है, जो चित्रकार है, कि मतलब कैसी दुनिया होनी चाहिए। इस दुनिया में सभी देश लोकतांत्रिक और सामाजिक हैं, ठीक है, सामाजिक गणतंत्र है। लोकतंत्र से मतलब आया हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब ये है डेमोक्रेसी से, कि जहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है। दूसरा है सामाजिक गणतंत्र यानी कि सोशल रिपब्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो इमेजेस हैं उनमें पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, इन चीजों को हम जानते हैं। पहले चित्र में क्या दिखाया गया? चित्र में यूरोप और अमेरिका के सभी वर्गों के स्त्री और पुरुष दिखाए गए हैं। कहां के दिखाए गए हैं? यूरोप और अमेरिका के सभी वर्गों के, यानी कि ना तो उसमें कोई छोटी कास्ट है ना बड़ी कास्ट, उसमें सभी वर्ग एक साथ दिखाए गए हैं। सभी लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर लंबी कतार में जा रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि लिबर्टी, जिसका एक रूप दिया हुआ उन्होंने महिला का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। वे स्वतंत्रता का सम्मान यानी कि वंदना कर रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता यानी कि जो देवी है, जो रूप दिया है, उनका सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं उनके प्रति। अब बात आती है कि ये स्वतंत्रता की प्रतिमा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दिखाते थे, ठीक है। फ्रीडम का यही मतलब था कि एक स्त्री यानी कि एक फीमेल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बॉडी होगी, उसको दिखाया गया। इस चित्र में भी सभी स्वतंत्रता महिला के रूप में दिखाई गई है। उसके एक हाथ में मशाल है जो ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, उसके एक हाथ में क्या है? मशाल है, जो किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान और जागरूकता का। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है। दोनों हाथ है, एक हाथ में तो मशाल दिख गई, दूसरे हाथ में क्या दिख रहा है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र से मतलब है कि मनुष्य को, एक ह्यूमन को किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए, जो लोगों के अधिकारों और समानता का प्रतीक है। जो किसके प्रतीक है? लोगों के अधिकार यानी कि राइट जो उनके, और समानता यानी कि इक्वालिटी। चौथे चित्र में दिखाया गया प्रतिमा के सामने क्या दिखाया गया है? प्रतिमा के सामने क्या दिखाया गया है? प्रतिमा के सामने निरंकुश, यानी कि निरंकुश कौन होते हैं? तानाशाही लोग, जो अपना राज चलाते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता जो उनकी सुने या फिर उनके ऊपर दबाव डाले। शासन के टूटे हुए अवशेष पड़े हैं, ठीक है। जो हथकड़ी थी, जो बेड़ियां थी, वो टूट चुकी हैं। वो इमेज के हमें देखने के अंदर मिल रही है। इसका अर्थ है कि तानाशाही समाप्त हो चुकी है। अब बेड़ियां टूट जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि इंडिया जब आजाद हुआ था, तब देखा था कि बेड़ियां टूटी पड़ी थी। इसका मतलब ये था ना, हम आजाद हुए थे, ठीक है। बेड़ियां टूटने का मतलब ये क्या है? किसी का आजाद होना ना। इसका अर्थ है कि तानाशाही समाप्त हो चुकी है और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की जीत हुई है, ठीक है। स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की जीत हुई है। अलग अलग देशों के लोग, चित्र में सभी लोग अपने अपने राष्ट्र के समूह को दिखाई देते हैं। उनकी राष्ट्रीय पोशाक और कपड़े उनकी पहचान बताते हैं। अगर हम पंजाब में जाएं तो पंजाब की जो पोशाक है वो पगड़ी से हमारे पहचानते हैं कि वो पंजाब है। बिहार में जाएं तो गमछा उनकी पहचान है, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान की वेशभूषा अलग है। हर राज्य की अलग अलग वेशभूषा है। तो इसके अंदर जब हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है? जो ड्रेस कोड है उनका अलग अलग है सभी का। तो सबकी ड्रेस कोड है तो हम इजीली उनको पहचान रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आगे, और वो किस प्रकार खड़े हैं, उनका क्रम किस प्रकार है, इस तरीके से। सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और स्विट्जरलैंड है, क्योंकि ये पहले से राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। अब बात आती है ये पहले से राष्ट्रीय राज्य कैसे बन चुके थे।
अभी यूरोप के अंदर ये हम पढ़ रहे हैं कि भैया यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद जो कि फ्रांस से चालू होता है ना। अब फ्रांस की ही मदद से पहले अमेरिका आजाद होता है, ठीक है। अमेरिका आजाद होने के बाद ये क्रांति यूरोप में फैलती है, ठीक है। अब यूरोप के अंदर हम देखें, इसके बाद फ्रांस है जिसे तिरंगे झंडे से पहचाना जा सकता है। जो फ्रांस का झंडा है हमारा देश वाला झंडा नहीं, हमारे में चक्र है, ठीक है। फ्रांस के पास भी 3 रंग का झंडा है, उसको भी तिरंगा ही बोला जाता है। फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग काला और लाल सुनहरा झंडा लिए खड़े हुए हैं। तो जर्मनी का कैसा झंडा है? काला और लाल और सुनहरा, ये भी 3 रंग का ही झंडा है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाई आता है जर्मनी का झंडा क्यों महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट था। जब यह चित्र बनाया गया था तब जर्मनी एक देश नहीं था। अब मान लो पहले कोई देश नहीं है और उसकी इमेज हम पहले से ही बना के चल रहे हैं, यानी कि जो झंडा है वो हम पहले से ही बना के चल रहे हैं। जर्मनी कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि राजाशाही शासन था। काला, लाल और सुनहरा झंडा उन लोगों की 1848 की उदारवादी आशाओं का प्रतीक था। कौन सी उदारवादी? कौन से कलर? काला, लाल, सुनहरा झंडा उन लोगों की आशाओं का प्रतीक था। वे चाहते थे कि सभी जर्मन भाषी रियासतों मिलकर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन जाए, यानी कि वहां के लोग ये चाह रहे हैं, ठीक है। अन्य देशों के लोग, जर्मनी के बाद चित्र में इन देशों के लोग दिखाई देते हैं। कौन कौन से लोग हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। ये कुछ कंट्रीज हैं जो उसमें हमें दिखाई देती हैं इमेज के अंदर। ऊपर में स्वर्ग दिखाई दिया गया है, चित्र के ऊपर ईसा मसीह, संत और फरिश्ते दिखाए गए हैं। देखो आसमान की तरफ अगर देखोगे इमेज के अंदर तो तुम्हें गॉड्स दिखेंगे उसके अंदर अलग अलग टाइप के, ठीक है। ये दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के प्रतीक हैं। जब कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, यानी कि सारे भगवानों को एक साथ दिखाया गया है, ठीक है। आगे अब इस जो चैप्टर है उसका मुख्य विचार क्या है, मतलब वो कहना क्या चाहता है। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म यूरोप में एक बहुत शक्तिशाली विचार बनकर उभरा था। इसने यूरोप की राजनीति और लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। इसके कारण बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों की जगह राष्ट्रीय राज्यों यानी कि नेशंस स्टेट्स का विकास हुआ था। राष्ट्र राज्य वह राज्य होते हैं जहां एक निश्चित सीमा होती है, यानी कि टेरिटरी होगी, फिक्स होगा। जैसे दिल्ली का एक बॉर्डर फिक्स है तो हम उसको दिल्ली कहते हैं, हरियाणा का एक बॉर्डर फिक्स है तो उसको हरियाणा कहते हैं, ऐसे ही यूपी का एक बॉर्डर फिक्स है तो उसको हम यूपी कहते हैं। एक केंद्रीय सरकार का शासन करती है। अधिकांश लोगों में एक जैसी राष्ट्रीय पहचान होती है। अब हमारे देश में देखो अलग अलग स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स को मिलाकर हमारे देश की कंट्री बनती है, ठीक है, यानी कि कंट्री बनती है। अब इस कंट्री के अंदर देखो यूनिटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ड्रेस कोड अलग है, लेकिन फिर भी हम एक है, यही यूनिटी है। अधिकांश लोगों में एक जैसी राष्ट्रीय पहचान होती है। लोगों का एक साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत होती है। देखो हमारे देश की विरासत क्या है? हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। हमने मीन्स जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। राष्ट्रीय एकता और पहचान शुरू से नहीं थी, पहले ऐसा नहीं था। यह लंबे संघर्षों, नेताओं और आम जनता के प्रयासों से बनी, ठीक है। किसके? देखो पहली चीज तो लंबे संघर्ष, यानी कि उन्होंने लड़ाइयां लड़ी होंगी बहुत सारी, नेताओं और आम जनता के प्रयासों से बनी। नेताओं और आम यानी कि जो लीडर्स थे वो कुछ बोलते थे, उनके जो विचार थे उसमें इन्वॉल्व किए गए, ठीक है। यह अध्याय बताएगा कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय और राष्ट्र राज्य कैसे विकसित हुए। हम इसको इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे, ठीक है, कि यूरोप कैसे बना। इस पंक्ति में हम क्या याद रख सकते हैं? देखो 1848 में फ्रेडरिक सेरियो ने एक ऐसे आदर्श संसार का चित्र बनाया जहां सभी राष्ट्र स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, समान और भाईचारे की भावना से जुड़े हैं। देखो विचार क्या है? फ्रेडरिक सेरियो क्या चाहते थे? वही चाहते थे कि सभी लोग राष्ट्रीय यानी कि जो लोग हैं वो स्वतंत्र हो और लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी है, यानी कि वहां का राजा जन्म आधारित ना हो, उसको जनता चुने। समान, सभी समान हो यानी कि इक्वेलिटी हो, ठीक है, और भाईचारे की भावना हो, यूनिटी की भावना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था जो इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसके अंदर